नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर्स टॉक में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कई बीमारियों का खतरा बना रहता है और उन्हीं में से है आंखों की ग्लौकोमा और रेटिनोपैथी जैसी बीमारियां, जिनकी सही समय पर इलाज ना किया जाए तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। क्या होती है ये बीमारियां और कैसे होने का डर रहता है, लक्षण क्या हैं और क्या सही इलाज है ग्लौकोमा के और रेटिनोपैथी के, आज हम ये सब इस शो में जानेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर विनीता रमनानी, ग्लौकोमा एक्सपर्ट एंड आई स्पेशलिस्ट, बंसल हॉस्पिटल, also chairperson of scientific committee, MP State Ophthalmic Society, organizing secretary annual conference of GSI in 2025 at Bhopal and Central Zone Executive, Glaucoma Society of India, GSI. Dr. Reenal Pandit, consultant glaucoma services, Choithram, Netralaya, Indore. Dr. Devath Shah, Joint Medical Director and Head of Vitro-Retina Research and Academics Department at Choithram, Netralaya, Indore. ये संकरा नेत्रालय के alumnus हैं. He is an accomplished researcher with over 60 publications and leads an advanced training program for vitro-retinal surgeons across India. Dr. Rohit Agrawal, MBBS, MS Optal, Gold Medalist, FVRS Consultant, Vitrio Retina, UVA and ROP Services, Rohit Eye Hospital and Child Care Center, Indore. Gold Medalist in MS Optal and University. डॉक्टर विनीता रमनानी, मेरा सवाल आपसे ये है, ग्लौकोमा क्या होता है? ग्लौकोमा एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिसे हम कांच बिंद या काला पानी या काला मोतिया भी कहते हैं, जो ब्लाइंडनेस यानी अंधत्व का दूसरा मुख्य कारण है। जो पहला कारण है वो है कैटरेक्ट, जिसे हम मोतिया बिंदु कहते हैं, और उसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस है। ग्लौकोमा के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये सेशन है हमारा। ग्लौकोमा में आंखों का प्रेशर बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आई में चेंजेस होते हैं। क्योंकि जो देखने वाली नस है इसमें कमज़ोर होती है तो पेशेंट की विजन धीरे धीरे कम हो जाती है और ये एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस यानी ऐसा अंधत्व है जो ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता है। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रीनल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्लौकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या कुछ हैं? ग्लौकोमा यानी कि कांचबिंद जो बीमारी है उसके कई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। ग्लौकोमा जो है वो एज रिलेटेड बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग्लौकोमा होने का चांस भी हल्का सा बढ़ता रहता है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों या यंग अडल्ट्स में ग्लौकोमा नहीं हो सकता है। नवजात शिशु में, यंग अडल्ट्स में, बच्चों में, इन सभी एज ग्रुप्स में भी ग्लौकोमा पाया जाता है। हालांकि जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लौकोमा है विच इज़ प्राइमरी ग्लौकोमा, वो एक एज रिलेटेड बीमारी है। अगला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके दादी दादा या आपके भाई बहन किसी को भी ग्लौकोमा की बीमारी है तो आपको ये बीमारी होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने पे आपको हमेशा ग्लौकोमा की स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है। अगला रिस्क फैक्टर है हाई हाइपरोपिया या हाई मायोपिया, यानी कि अधिकतर मात्रा में जो लोग भी प्लस नंबर या माइनस नंबर का चश्मा लगा रहे हैं, इन सभी पेशेंट्स में ग्लौकोमा होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है स्टेरॉइड यूज़। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कांचबिंद होने का। स्टेरॉइड्स जो है वो हम कई सारे फॉर्म में कई सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एस्थमा वाले पेशेंट्स स्टेरॉइड पम्प्स यूज़ करते हैं। स्किन डिजीज़ वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनको कई बार वो लॉन्ग टर्म ओरल मेडिकेशंस या स्किन लोशंस इस्तेमाल करते रहते हैं। या बॉडी में ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड इंडिकेटेड रहते हैं। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहा है उन सभी को ग्लौकोमा होगा, बट रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। अगर आप कभी भी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर से अपना आँख का प्रेशर चेक करवाएं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है ट्रॉमा। अगर आपके आँख में कभी भी बचपन में या अडल्टहुड में कभी भी कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट ट्रॉमा हो या कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ हो, तो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग ग्लौकोमा होने का रिस्क रहता है। इसीलिए कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा आँख में अगर हुआ है तो आप एनुअली ग्लौकोमा के लिए स्क्रीनिंग करवाते रहिए। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है सिस्टमिक कंडीशंस। जो भी पेशेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़,
ये सभी बीमारी अगर रहती है तो इन सभी पेशेंट्स में ग्लूकोमा का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ऑफ कोर्स अगर आपका आँख का प्रेशर ज़्यादा है, जो अगेन आप अगर स्क्रीनिंग करवाते हैं तभी मालूम चलेगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको ग्लूकोमा होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। लास्ट रिस्क फैक्टर है थिन कॉर्निया। अगर आपका जो काली पुतली है उसका जो थिकनेस है वो कम है तो अगेन ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है भविष्य में कांचबिंद होने का। डॉक्टर विनीता, ये बताइए ग्लूकोमा को डायग्नोज करने के टेस्ट क्या क्या होते हैं? ग्लूकोमा क्योंकि एक हाई प्रेशर की बीमारी है जिसमें बढ़ा हुआ प्रेशर एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जिसके जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको और फर्दर क्या जांच करनी है। उसमें कॉर्नियल थिकनेस जैसा बताया गया कि नॉर्मल कॉर्नियल थिकनेस 500 to 550 माइक्रॉन्स होती है, तो अगर वो थिन कॉर्निया है तो ज़्यादा रिस्क रहेगी, लेस देन 500। और थिक कॉर्निया में वो प्रेशर चेकअप मेथड्स ऐसी बनी हुई हैं कि वो 550 तक ही रिलायबल मानी जाती है। आफ्टर थिक कॉर्निया विथ 550 माइक्रॉन्स हमको कुछ एडिशंस करने पड़ते हैं और थिन कॉर्निया के लिए सब्सट्रैक्शन करने पड़ते हैं द डिजिट्स ऑफ जो हम आईओपी चेक करते हैं। इसलिए आईओपी चेक करने की जो मेथड है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आई प्रेशर चेकिंग मेथड्स होती हैं। तो जो एप्लेनेशन टोनोमीट्री होती है विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड, हमको उनसे ही करना चाहिए। और एक सिंगल डिजिट हाई प्रेशर की डज नॉट इंडिकेट अ ग्लूकोमा, या फिर नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीट्री में एक प्रेशर हाई आ गया, दैट इज नॉट द ग्लूकोमा। अगर आपको प्रेशर हाई आ रहा है तो इट रिक्वायर्स अ रिपीट चेकअप। अगर आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स हाई हैं दैट मीन्स आपको ग्लूकोमा होने का खतरा है। उसके बाद हम पेशेंट के आई का एंगल देखते हैं कि आई का स्ट्रक्चर कैसा है। ये आईज में आँखों में शैलो एंटीरियर चेम्बर होता है, मतलब हमारी कॉर्निया जो काली पुतली होती है और आयरिस जो ब्राउन या ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच की जो डेप्थ होती है वो 2.5 मिलीमीटर होती है, जिसे हम एंटीरियर चेम्बर डेप्थ कहते हैं। तो ग्लूकोमा वाले मरीज जो स्पेशली एंगल क्लोजर वैरायटी के होते हैं उसमें ये एंगल नैरो होता है और एंटीरियर चेम्बर शैलो होता है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो 2.5 मिलीमीटर से कम होता है। तो हम अगर एंगल को देखना चाहें तो गोनियोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो एंगल ओपन है कि क्लोज है। वो एक ग्लूकोमा के क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है कि ट्रीटमेंट आपका कैसा होगा, क्योंकि ग्लूकोमा जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी वैरायटी का हो सकता है और प्राइमरी और सेकेंडरी वैरायटी ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल दोनों हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्टिक नर्व चेंजेस होते हैं जो फंडस फोटोग्राफी से डिटेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से हम ओसीटी यानी कि जो स्ट्रक्चरल डायग्नोस्टिक टेस्ट है आंख का उसमें परिवर्तन देख लेते हैं। और ये बहुत अच्छी मेथड है ओसीटी जो हमारे ग्लूकोमा को बहुत ही शुरुआती समय में पहचान पाता है, क्योंकि अगर हम ग्लूकोमा को शुरुआत में ही पहचानेंगे तो उसको हम वहाँ रोक लेंगे और मरीज को हम ब्लाइंडनेस को जाने को रोक सकते हैं। डॉक्टर रीनल, मैं आपसे जानना चाहूंगी ग्लूकोमा का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? ग्लूकोमा का जो सबसे प्राइमरी मैनेजमेंट होता है वो है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि आप आई ड्रॉप की मदद से आँख के प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। जो ग्लूकोमा के इनिशियल स्टेजेस होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट ग्लूकोमा, उसमें मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी असरकारक होता है। अभी जब भी आप आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके आई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो 2 से 3 चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। नंबर 1 इज़ आपके ड्रॉप्स को आप बहुत ही रेगुलरली यूज़ करें। आपके डॉक्टर ने जब भी एक स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली हम ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट पेशेंट्स को बताते हैं कब और किस टाइम पे आपको ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, तो वो जो टाइम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगेन आपको आपके डोजेस जो है वो मिस नहीं करने हैं। आपको जो आपका ड्रॉप एक तो जो
बताया हुआ टाइम है उस पर इस्तेमाल करना है, प्लस उसको डेली इस्तेमाल करना है। द रीज़न बीइंग कि आप जब भी ड्रॉप डालते हैं तभी आपका आँख का प्रेशर कम हो रहा है। अगर आप ड्रॉप्स मिस कर रहे हैं, आप यू आर बीइंग इरेगुलर इन पुटिंग द ड्रॉप्स, तो आपका आई प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये फ्लक्चुएशन जो है वो एक्चुअली आपके ग्लॉकोमा को वर्सन कर सकता है। सो नंबर 1 इज़ कि आप बहुत रेगुलरली ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। नंबर 2 इज़ एक चीज़ आपको समझना है कि जो मेडिकेशंस है वो कई पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना ज़रूरी बन जाता है इफ़ दे आर नॉट गेटिंग ऑपरेटेड फॉर ग्लॉकोमा। तो ज़्यादातर मरीज़ क्या करते हैं कि शुरुआती कुछ महीनों तक तो ड्रॉप्स वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, बट जब लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करने की बात आती है तो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ग्लॉकोमा जो बीमारी है वो कभी भी आंख से हटती नहीं है। जब भी हम मेडिकली उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो मेडिकल कंट्रोल हमें लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना है। इसीलिए जब तक आपके डॉक्टर आपको बताते नहीं है सामने से कि ये मेडिकेशन आपको बंद करना है या चेंज करना है, तब तक आपको मेडिकेशन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर हो रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट करें। ग्लॉकोमा के जो भी ड्रॉप्स रहते हैं, कई ड्रॉप्स ऐसे रहते हैं कि काफ़ी नोटोरियस होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने में। कई बार आंख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, आंख के आजू बाजू की स्किन पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं, आंख में ज़्यादा मात्रा में खुजली होने लगती है, या आंख में कोई भी प्रकार की सूजन आती है, कोई भी लक्षण आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मेडिकेशंस दैट इज़ आई ड्रॉप्स, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, ताकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है अगर वो लॉन्ग टर्म आंख में चलते रहे तो अगेन इट इज़ गोइंग टू हैव एन नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर आई हेल्थ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप ग्लॉकोमा के लिए आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसका आप एक माइंड में इसको आपको ध्यान रखना है ये चीज़ों का। डॉक्टर विनीता, ग्लॉकोमा पेशेंट्स के लिए जनरल रिकमेंडेशंस क्या कुछ हैं? ग्लॉकोमा कांचबिंद के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है और ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है। इसमें क्योंकि पेशेंट को कोई लक्षण या कोई परेशानी शुरुआत में नहीं होती है, तो ये पेशेंट्स बहुत मिस हो जाते हैं और अंत में आते हैं जब वो बहुत कुछ उनका लॉस हो जाता है विजन। तो इसलिए इसके बारे में नंबर 1 जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 40 इयर्स किसी भी पेशेंट को अपने आँखों की आई टेस्ट कराना है। उस आई टेस्ट में प्रेशर चेकअप भी होना चाहिए और आँखों की जो ऑप्टिक नर्व की बनावट या स्ट्रक्चर है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें परिवर्तन होता है। तो जो आपका स्ट्रक्चर आज ऑप्टिक नर्व का है उसमें अगर कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं तो वो फिर नोटिफाई हो जाते हैं और अर्ली डायग्नोसिस होता है। तो इसलिए आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपका डॉक्टर आपको बताएगा नहीं। यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट को 40 साल के बाद पास का कम दिखता है तो वो ऑप्टिकल स्टोर्स पे जाके पास का चश्मा ले लेता है, बट देन दीज ऑप्टिकल स्टोर्स दे डोंट डू कंप्लीट आई एग्जामिनेशन। और कई बार ऐसा होता है कि किसी डॉक्टर के पास गए पर उन्होंने आपका कंप्लीट आई चेकअप नहीं किया, तो ग्लॉकोमा के मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में 90% डायग्नोस समय पर नहीं होती है, तो ये बहुत लार्ज नंबर है। इसलिए हमें सबको जागरूक करना है और हमें खुद भी जागरूक होना है। जो रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं उन रिस्क फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो आप अपने आई डॉक्टर को ये जरूर बताएं कि हम आई स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपका उस हिसाब से ग्लॉकोमा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो आपको रेगुलर आई हेल्थ और रेगुलर आई चेकअप, ये 2 मंत्र हैं, एंड अवेयरनेस। डॉक्टर धैवत, ये बताइए डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और डायबिटीज से कैसे रेटिनोपैथी हो सकती है? जिन व्यक्तियों को डायबिटीज होता है उसको 3 ऑर्गन्स में डैमेज होने का मेजर ट्रिगर रहता है। पहला है किडनी, सेकंड है आँख आई, एंड थर्ड होते हैं हमारे नर्व्स। जो आँख में असर होता है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के कारण, उसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। बेसिकली आँखों के पर्दे में डायबिटीज़ की वजह से इफ़ेक्ट आना। इसमें 2 मेन चीज़ रहती है। क्योंकि आँख के ब्लड वेसल डायबिटीज़ के कारण वीक हो जाते हैं, आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है, और वो लीक आँख के सेंटर हिस्से में अक्यूमुलेट या जमा हो जाती है, जहाँ पे हमारा 90 to 95% विजन रहता है। इस एरिया को हम बोलते हैं मैक्युला।
एंड ये जो सूजन आता है उसको हम बोलते हैं मैक्युलर इडीमा। ये हुआ पहला इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट रहता है आँख के ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई पे। सो आँख के अंदर एक प्रमाण का खून पहुँचना चाहिए जो डायबिटीज़ के कारण पहुंचता नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, सामने ब्लड वेसल्स नए बनाती है। नॉर्मल तरीके में ये ब्लड वेसल काम करेंगे, बट जब भी फ्लक्चुएशन आएगा शुगर का तो ये ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आंखों के अंदर ब्लीडिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्टेज या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानकारी। डॉक्टर रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिम्टम्स अर्ली स्टेज में पेशेंट को पता नहीं लगते। इसके सिम्टम्स पेशेंट को थोड़ी स्टेज एडवांस होने के बाद पता लगते हैं, इसलिए कई बार पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं। तो अगर इसमें सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो पेशेंट को धुंधला दिखना चालू होता है, ब्लरिंग होता है आँखों में, कुछ काले धब्बे दिख सकते हैं, या कई बार अक्षर छोटे बड़े दिख सकते हैं, लाइन जो है अगर सीधी लाइन है तो वाड़ी तिरछी दिख सकती है। ये सब सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के होते हैं, बट ये थोड़ी स्टेज एडवांस होने के बाद पेशेंट्स को पता चलते हैं। इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका रूटीनली आई चेकअप या रेटिना चेकअप ज़रूरी होता है। डॉक्टर धैवत, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट हैं? सो आजकल के ज़माने में डायग्नोस्टिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोस करने के लिए मेनली 4 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। सो पहला, जिसको बोलते हैं फंडस फोटो। फंडस माने आँख का पर्दा। सो आप किसी भी आई इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ एक मशीन रहता है जिसमें आँख में ड्रॉप डालने के बाद, बेसिकली आँख के प्यूपिल को डायलेट करने के बाद एक फंडस फोटो लिया जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ के चलते जो साइंस हो रहे रेटिना में वो आप एक्चुअली देख सकते हैं एज अ फोटोग्राफ। सो पेशेंट को भी आश्वासन होता है वो देख के कि जी सही है, ये मुझे ये डैमेज हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है। सो फंडस फोटो इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज OCT, जिसको हम बोलते हैं आँख का CT स्कैन। सो बेसिकली क्या होता है, आँख के पर्दे में जो 90% विजन जहाँ पड़ता है, जो एरिया जिसको बोलते हैं मैक्युला, सो वो एरिया पे हम लोग एक CT स्कैन पास करते हैं। ये रेडियोलॉजी वाला CT स्कैन नहीं होता, सो इसमें रेडिएशन का डर नहीं रहता है। ये एक OCT मतलब ऑक्यूलर टोमोग्राफी होता है। सो ये एब्सोल्युटली सेफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके रिपीटेबिलिटी भी बहुत हाई है, तो इसको आप बार बार भी कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी रेडिएशन इफेक्ट। सो OCT से मालूम चलता है कि आँख के अंदर सूजन है कि नहीं, या पर्दे के ऊपर खिंचाव है कि नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन टूडेज एरा टू डायग्नोज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, या तो FFA। FFA माने आँख के अंदर ब्लड वेसल्स जो लीक कर रहे हैं, वो लीक कहाँ से कर रहे हैं, कितना लीक कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो जानने के लिए। बेसिकली आँख, हम जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हाथ में एक डाई डालते हैं हम। वो डाई जैसे ही आँख में पहुँचता है अप्रॉक्सीमेटली 30-35 सेकेंड्स में हम लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं आँख के, और ये टेस्ट को करने में 10 से 15 मिनट लगता है, और 15 मिनट तक हम फोटोज खींचते हैं, जिससे हमको मालूम चलता है कि आँख के अंदर ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है। और मान लो लास्ट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं सोनोग्राफी, मान लो आँख के पर्दे में ऑलरेडी ब्लीडिंग हो गया या पर्दा डिटैच हो गया और आपको कोई व्यू नहीं है, फंडस कैमरा आपका पिक्चर देख नहीं सकता, तो उसमें हम एक सोनोग्राफी टेस्ट आता है, उसको करके हम जान सकते हैं कि पर्दा खिंचा हुआ है कि नहीं, या फिर कौन से प्रकार का ब्लीडिंग हुआ है। सो ये 4 मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रूव करने के लिए। डॉक्टर रोहित, ये बताइए डायबिटिक रेटिनोपैथी के जनरल रिकमेंडेशंस क्या कुछ हैं? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। अगर पेशेंट का सिस्टमिक कंडीशन या ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी डेफिनेटली बढ़ेगा। जैसे अगर पेशेंट को अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो उसके लिए उसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक स्टडी में ऐसा भी बताया गया है कि अगर रेगुलर पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस 45% लेस हो जाते हैं उन पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उससे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ दें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस 20 to 50% तक डिक्रीज़ हो सकते हैं पेशेंट की आइज़ में। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइटरी कंट्रोल।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। अगर पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो मीठा खा रहा है तो आँखों पे असर आने ही वाला है। तो अगर हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल करनी है तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझाना होता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, उसको हेल्दी डाइट खाना है, इसमें फाइबर्स हों, वीट कम करना है ताकि उसका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहे, सो दैट उसका डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर भी आंखों पे ना आए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर धैवत, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या कुछ है? सो ट्रीटमेंट काफ़ी वाइड स्प्रेड है, बट जैसा डॉक्टर रोहित ने बताया सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डाइट कंट्रोल। सो ऐसा नहीं है कि खाली आप डायबिटीज़ का दवाई खा रहे हैं उससे आप कंट्रोल रह रहे हैं। सो उसके साथ डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों कोर चीज़ें हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को कम करने के लिए। बट मान लो, जैसे आपने पूछा ट्रीटमेंट क्या है, अगर मान लो पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, सो ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होता है। सो जैसे कि हमने बताया, आंख में सूजन आना, सो मान लो अगर सूजन आता है आंख में तो स्पेसिफिक प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं इंट्राविट्रल एंटी VEGF इंजेक्शंस। सो वो आंख में लगाए जाते हैं। वो 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन से शायद काम ना बने तो उसको मल्टीपल इंजेक्शंस देना पड़ता है, और अगर सिस्टमिक कंट्रोल अच्छा रहा सो कई इंजेक्शन के बाद वो रेटिनोपैथी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कम हो जाती है। सो ये पहला मोडालिटी है जिसको बोलते हैं इंट्राविट्रल ट्रीटमेंट विद एंटी VEGF इंजेक्शंस फॉर मैक्युलर इडीमा, पर्दे के सूजन के लिए। दूसरा, जैसे हमने बताया कि आंखों में ब्लीडिंग होना, सो ब्लीडिंग होने के पहले अगर हम देख पाए कि कौन सी नलियाँ लीक कर रही है तो वो नलियों को हम एक स्पेशल लेज़र, जिसको ग्रीन लेज़र बोलते हैं, उसके द्वारा उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सो अगर हमने ये ब्लॉक कर दिया तो फ्यूचर में ब्लीडिंग होने का रिस्क 90 to 95% कम हो जाता है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं गारंटी क्या है? डेफिनेटली गारंटी नहीं है। अगर आपका शुगर फ्यूचर में कंट्रोल नहीं रहा तो वो फिर उसके बावजूद भी लीक कर सकता है, बट 100% चांस है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल रहा और आपने लेजर करवा दिया तो वो वेसल्स डेफिनेटली फ्यूचर में लीक या ब्लीड नहीं करेंगे। सो ये हुआ अर्ली फेज ट्रीटमेंट। मान लो पेशेंट ऑलरेडी लेट फेज में या अर्ली एडवांस प्रोलिफरेटिव फेज में आया आपके पास। सो इन केसेस में 2 चीजें होती है। एक होता है जैसे आंख में ब्लीडिंग होना जिसको बोलते हैं विट्रस हैमरेज, और सेकंड होता है पर्दा खिस जाना जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। सो मान लो अगर पेशेंट को विट्रस हैमरेज हो गया या पर्दा खिस गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, तो फिर लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जरी। सो सर्जरी का नाम है विट्रेक्टमी। बेसिकली एक आंख का लैप्रोस्कोपी सर्जरी समझ लीजिए। आंख में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं और वो चीज़ को साफ करते हैं, अंदर पर्दा, ब्लड, सारी चीज़ों को साफ करते हैं, अंदर लेज़र करते हैं, और सपोर्ट के लिए या तो गैस या तो ऑयल देके पर्दे को सपोर्ट किया जाता है। सो ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स जिसको एडवांस कंडीशन है उसके लिए। सो ये आज के ज़माने में 3 मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हो गए, इंजेक्शन, लेज़र और सर्जरी। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत जरूरी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबको आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत जरूरी जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की जिससे वो अपनी आंखों का खास ख्याल रख सकते हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।